हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह जियास गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में टेम्परेचर के बारे में देखा। जैसे कि आप जानते हो, फिजिक्स स्पेशल सीरीज चल रही है। इसमें हम फिजिक्स के बारे में पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो यूनिट शुरू किया था वो था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोगों ने पहला पार्ट जो था टेम्परेचर के बारे में, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल क्या होती है, कैसे मेजर किया जाता है, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो थर्मामीटर होता है वो क्या होता है और कितने टाइप का होता है। आज जो हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होगा वो है हम लोगों का हीट। ठीक है, ये जो हम लोगों का जो दूसरा पार्ट ठीक कहते हैं हम लोग आज शुरू करेंगे, उसमें है आपका हीट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसी से रिलेटेड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ हीट का, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे हीट क्या होता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उष्मा नाम देते हैं। उष्मा नाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। उष्मा क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को उष्मा कहते हैं। उष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई दो वस्तु है, मान लीजिए एक ये वस्तु ए है और एक ये वस्तु क्या है बी। इसका ताप T2 है, इसका ताप T1 है। और यहाँ हमने कंडीशन क्या रख दिया कि जो ये आपका T1 है, T1 ग्रेटर देन T2, मतलब T1 का ताप ज्यादा है और T2 का जो ताप है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इन दोनों को हम किसी तार के द्वारा कनेक्ट कर दे दोस्तों, तो जब ये किसी चालक तार के द्वारा अगर ये कनेक्ट हो जाएगा, इनको संपर्क में लाएंगे, एक दूसरे से टच कराएंगे, तो आपने एक चीज सीखा है कि जो उष्मा का प्रवाह होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो ये टेम्परेचर क्या है दोस्तों, हाई है, और ये वाला क्या है, लो है। तो उष्मा का प्रवाह किधर से होगा, इधर से इधर। तो इस वस्तु से जो निकल के एनर्जी इधर जाएगी, वही एनर्जी को हम नाम देते हैं क्या, हीट नाम देते हैं। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क कराया जाता है तो उनके तापांतर, क्योंकि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा नहीं तब तक वहां पे उष्मा का प्रवाह होगा नहीं। तो जो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक कहते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वही एनर्जी क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। आप लोगों ने जैसे देखा है कि अगर क्या कहते हैं दूध गर्म हो या कोई भी वस्तु गर्म हो तो उसे हम क्या करते हैं, पानी में रखते हैं। पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है, और जो वस्तु गर्म है उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। जैसे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो उसका जो गर्म होता है उसकी एनर्जी कहाँ जाने लगती है, ठंडे वाले में। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किस कारण होती है, क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, उनमें क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। एक का टेम्परेचर हाई, दूसरे का क्या है, लो है। और आप जानते हैं दुनिया की सारी एनर्जी हमेशा हाई से कहाँ की ओर बहती है, लो की ओर। अगर पानी को देखें, पानी भी कहाँ से, हाई के कहते हैं लेवल से लो लेवल की ओर बढ़ता है। एनर्जी भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर चलती है। दुनिया की सारी भी चीजें, जितनी भी चीज है, एनर्जी जितनी भी है, वो हमेशा हाई से कहाँ की ओर चलती है, लो की तरफ चलती है। तो ऐसे उष्मा भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। जैसे दोनों का ताप बराबर हो जाता है, उस जो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है उसका ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दो के दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बारे में था, ये उष्मा के बारे में था। अब उष्मा के बारे में अगर हम बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट।
अगर उष्मा का जो यूनिट होता है दोस्तों, अगर एसआई यूनिट देखें तो जो उष्मा का एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? जूल। एसआई यूनिट जूल होता है। अब इसके अगर अदर यूनिट की बात किया जाए, अदर यूनिट, उष्मा का जो अदर यूनिट होता है, हम जिसको कह सकते हैं व्यवहारिक मात्रक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम अदर यूनिट की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आपका है कैलोरी। क्या है? कैलोरी। कैलोरी इसका मात्रक है और ये सीजीएस पद्धति में आता है। कैलोरी जो मात्रक है ये किस पद्धति में आता है? सीजीएस पद्धति में आता है। फिर आपका आता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। फिर आपका जो मात्रक आएगा वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे, इसे शॉर्ट में BTU बोलते हैं, ठीक है। BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी आपका है जो ब्रिटिश लोग यूज करते थे। और इसी को हम लोग ब्रिटिश उष्मीय की कहते हैं, मात्रक भी कहते हैं। इसे हिंदी में ब्रिटिश उष्मीय इकाई भी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ब्रिटिश उष्मीय इकाई। ये क्या है इसका नाम? तो जो क्या कहते हैं इसका मात्रक होता है। और एक अदर मात्रक थर्म भी होता है। थर्म भी क्या है? उष्मा का मात्रक होता है। तो ये इतने मात्रक होते हैं, आप जान लीजिए क्या कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। उसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा, ये पूछेगा कि निम्न में से उष्मा का कौन सा मात्रक नहीं है। तो 3 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन गलत रहेगा, उसमें आपको लगाना है। तो ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप दोस्तों यहाँ से बात करते हैं कि उष्मा के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम ज्यादातर 2 ही यूनिट यूज करते हैं। कौन सा? एक हम लोग ज्यादातर यूनिट यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं, भाई एसआई मात्रक है। और दूसरा किसका? कैलोरी को हम यूज करते हैं। अब अगर हम जूल और कैलोरी को यूज करते हैं, अगर हम इसका यूज करते हैं, इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि जो आपका क्या कहते हैं कैलोरी होता है वो क्या होता है। तो हम हेडिंग बनाएंगे 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी क्या होता है? अब 1 कैलोरी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 1 कैलोरी को हमें परिभाषित करना है तो हमने क्या ले लिया? मान लीजिए यहाँ पर हमने पानी ले लिया और ये क्या है? आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर। इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे शुद्ध जल, शुद्ध जल। अब ये प्योर वाटर हमने ले लिया और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब हमने 1 ग्राम शुद्ध जल ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट करते हैं। जब हमने इस वाटर को लिया तो मान लीजिए इसका ताप कितना है? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने इसको क्या किया? गैस पर रखा और इसे गर्म कर दिया, गैस जला दिया। अब जैसे हमने इसको गैस जला दिया तो हमने देखा कि इसका ताप कितना हो गया? 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने गैस बंद कर दिया तो हमने देखा कि इसमें जो ताप वृद्धि हुई है, भाई ये 14.5 है और ये 15.5, तो ये T1 हो गया और ये क्या हो गया? T2। तो अगर यहाँ पे ताप परिवर्तन निकाले तो T2 माइनस क्या होगा? T1। तो यहाँ से 15.5 माइनस 14.5 को घटाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप वृद्धि कितनी हुई? 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई? ताप वृद्धि हो गई। तो हमने कहा 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया हमने। लेकिन उसके लिए जितना हमें यहाँ पर गैस जला के उष्मा को देना पड़ा, जितना एनर्जी हमें देना पड़ा पानी को, वही एनर्जी हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? 1 कैलोरी कहलाता है। फिर से बात को समझिए, आपने शुद्ध जल ले लिया, एक क्या कहते हैं गिलास में या एक कटोरी में आपने शुद्ध जल ले लिया। कितना? 1 ग्राम। जल की जो मात्रा है वो कितना है? 1 ग्राम है। हमने उसका ताप मापा और देखा कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ताप था। और उसको हम लोगों ने दोस्तों किस पे रख दिया? गैस पे रख दिया। गैस को जलाया और हम चेक कर रहे हैं, जैसे उसका ताप 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ वैसे हमने क्या कर दिया? गैस को बंद कर दिया। अब हम देख रहे हैं पहले उसका ताप कितना था? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
फिर अब हम देख रहे हैं उसका ताप कितना हो गया है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप वृद्धि कितनी हुई 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो अब 14.5 से 15.5 तक पहुंचाने के लिए, ताप वृद्धि को पहुंचाने के लिए हमें जितना हीट देना पड़ा, जितना ऊर्जा देना पड़ा, जितना उष्मा देना पड़ा, वही उष्मा का जो माप है वो क्या कहलाएगा 1 कैलोरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा 1 कैलोरी। तो दोस्तों अगर हम इसकी परिभाषा लिखे, अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तो परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी, 1 कैलोरी कहते हैं। आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या दोस्तों कहेंगे 1 कैलोरी। अब इसी को दोस्तों जानते हैं क्या कहते हैं, एक और नाम दिया जाता है इसी को दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं 15 डिग्री कैलोरी भी कहते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी, इसी का एक अन्य नाम है। तो अगर परीक्षा में 1 कैलोरी की बजाय अगर ऑप्शन 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी मिल जाए तो आप क्या कहते हैं ये मत समझिएगा कुछ अलग मिल गया है, आप इसी को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम उष्मा की बात हमने किया तो उष्मा क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे उष्मा कहेंगे। उष्मा का जो साई मात्रक होता है वो जूल होता है, अगर सीजीएस मात्रक देखें कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है और थर्मो होता है। ठीक है, 1 कैलोरी की परिभाषा क्या होती है, इतनी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा है वो हम एक परिभाषा और देखते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अच्छा, ये तो आपका सीजीएस, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका सीजीएस यूनिट हो गया, और ये जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये आपका एफपीएस है, एफपीएस मात्रक है। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड वाला जो होता है आपका वो वाला मात्रक, एफपीएस प्रणाली का, एफपीएस सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि एक बीटीयू कितना होता है। अगर हम यहाँ पे कहें एक ब्रिटिश यूनिट कितना ताप मतलब कितना उष्मा होता है, तो इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। आप हेडिंग बनाइए एक उष्मीय इकाई, एक उष्मीय इकाई, हेडिंग बनाएंगे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक उष्मीय इकाई, ब्रिटिश उष्मीय इकाई। ब्रिटिश उष्मीय इकाई। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं, देखिए अगर हम 3 सिस्टम पढ़े हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये आपका किसका होता है, लंबाई का होता है, ये द्रव्यमान का होता है और ये समय का होता है। तो लंबाई को किसमें मापते हैं हम केस में, मीटर में, सीजीएस सेंटीमीटर में, और इसमें फुट में मापते हैं। ठीक है, या फीट में मापते हैं। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम में एमकेएस में मापते हैं, सीजीएस में ग्राम में मापते हैं और एफपीएस में पाउंड में। तो जल क्या है, जल में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो हमने कहा कि ये आपका 1 पाउंड हमने क्या ले लिया, जल ले लिया, हमने क्या ले लिया 1 पाउंड जल, 1 पाउंड, ये 1 पाउंड जल की मात्रा है। अब इसका ताप अगर हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कर दे, बढ़ा दे, इसका ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मान लीजिए इसका ताप कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लीजिए इसका ताप कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमने इसका ताप कितना बढ़ा दिया, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया। तो ताप कितना वृद्धि हुआ, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का हुआ कि नहीं,
तो अब यहाँ पर हमने 1 पाउंड का ताप, 1 पाउंड का जो जल है उसका ताप हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर वृद्धि करते हैं तो उसके लिए हमें जो भी उष्मा देना पड़ेगा उस जल को, उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, उसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि ये आपका एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट इकाई है। ठीक है, यह ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई है। तो इसकी अगर परिभाषा दोस्तों लिखे तो परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते हैं, एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, 1 कैलोरी पूछा जाता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। कितना होता है, 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल होता है। अब दोस्तों अगर इसी को हम देखें तो ये संख्या 5 से बड़ी है तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो यही कहीं कहीं 4.2 जूल लिखा होता है। कितना लिखा होता है, 4.2 जूल। अगर हम 1 कैलोरी बराबर कहें, अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये वाला, अगर राउंड फिगर चाहिए तो ये 4.2 जूल। ये डेटा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल में भी बहुत काम में आएगा और बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा गया। ठीक है, अब ऐसे हम किलो कैलोरी की बात करें, 1 किलो कैलोरी की बात करें तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है और कैलोरी तो है ही, तो 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, 1000 कैलोरी होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो 1000 है ही, और यहाँ पे 1 कैलोरी लिख सकते हैं नहीं, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1000 एक कम 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 है और दोस्तों यहीं पर हम क्या करते हैं, 1 कैलोरी का मान रखे, कहां से, यहां से। अगर रखे तो 4.186 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब 1000 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव है, ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ बचेगा 4186 जूल। ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी बराबर आपका होता है। ठीक है ना, ये आपका, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अब यहां से तो इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं किसका, अगर हम ब्रिटिश थर्मल इकाई की बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी जरा देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ बात करें कि एक BTU कितना होता है, 1 BTU, तो 1 BTU बराबर होता है 252 कैलोरी होता है। कितना होता है, 252 कैलोरी। ठीक है ना, 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। अगर ये आपको 252 कैलोरी, तो फिर यहीं पर और भी हम निकाल सकते हैं थर्म बराबर क्या होता है। तो एक थर्म की अगर बात करें तो ये आपका होता है इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1,00,000 BTU होता है, 1,00,000 BTU। ये आपका दोस्तों ये वैल्यू होती है, याद रखिएगा। क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक थर्म बराबर, यहाँ देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10 घात कितना 5, ये भी लिख सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या कहते हैं वैल्यू था। तो ये आपका पूछा जाता है। तो हमने देखा कि जो उष्मा का आपका क्या कहते हैं मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, जूल होता है। साई मात्रक सीजीएस में जाए तो कैलोरी होता है। अगर दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर एफपीएस की बात करें तो बीटीयू होता है। अच्छा, टेम्परेचर में हमने एक चीज बात की है, केल्विन तो हमारा एसआई मात्रक होता है। अगर हम बात करें कि कहते हैं सीजीएस था वो क्या कहते हैं एफपीएस प्रणाली का, तो क्या होगा, तो एफपीएस प्रणाली में जो हमारा क्या कहते हैं ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है दोस्तों,
शायद अगर आप नहीं जानते थे तो हम यहाँ लिख देते हैं, FPS सिस्टम में ताप का मात्रक फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक ओवरऑल की कहते हैं उष्मा के बारे में क्या थी, जानकारी थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में, ऊष्मीय प्रसार, जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या होता है ऊष्मीय प्रसार? देखिए, प्रसार का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि होना या फैलाव होना। प्रसार का, एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होना या उसमें फैलाव होना। तो अगर हम क्या कहते हैं, वृद्धि कराते हैं, किसी भी वस्तु में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ऊष्मीय वृद्धि है या ऊष्मीय प्रसार है। इसका मतलब उष्मा के कारण जो प्रसार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। कोई भी हम वस्तु लेते हैं उसमें उष्मा के कारण जो प्रसार होगा उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार। ठीक है दोस्तों, हेडिंग बनाएंगे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है ऊष्मीय प्रसार? हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर देखें हम नॉर्मल भाषा में देखें, एक मोटा माटी बातचीत की भाषा में देखें, तो हम कह सकते हैं उष्मा के कारण, उष्मा के कारण किसी वस्तु में, किसी वस्तु में होने वाले वृद्धि या प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब दोस्तों यहां बात करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, एक वस्तु है या बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, क्षण भी हो सकता है। अगर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, हीट देते हैं, इसे हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं। अगर दोस्तों हम लोगों ने इसको उष्मा दे दिया तो इसमें क्या होगा, फैलाव होगा। अगर दोस्तों इसमें फैलाव होगा तो क्या हो सकता है, उसकी क्या हो गई, लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। बोलो दोस्तों, उसकी लंबाई बढ़ सकती है, उसकी चौड़ाई बढ़ सकती है, बढ़ सकती है नहीं, उसकी क्या हो सकती है, ऊंचाई भी बढ़ सकती है। अब बताओ, ये सब अगर अलग अलग देखा जाए, हमने कहा मान लो किसी वस्तु को हमने गर्म किया तो उसकी लंबाई वृद्धि हुई, या हमने कह दिया किसी वस्तु को गर्म किया तो उसकी चौड़ाई वृद्धि हुई, या हमने कह दिया किसी वस्तु को हमने गर्म किया तो उसकी ऊंचाई वाले भाग में वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको दिखाए, अगर यहाँ पर दिखाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मान लीजिए ये डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपनी लंबाई को बढ़ाएगा, जो इतना था वो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। या फिर ये क्या करेगा, अपना चौड़ाई बढ़ाएगा, जो इतना था वो और चौड़ा हो सकता है। या ये क्या करेगा, अपना ऊंचाई बढ़ाएगा। तीन देखिए, जब किसी को गर्म करेंगे जो नहीं कि वो केवल लंबाई ही बढ़ाए या केवल चौड़ाई बढ़ाए या केवल ऊंचाई बढ़ाए, तो तीनों भी हो सकता है, या दो हो सकता है, या एक ही हो सकता है, लेकिन वृद्धि जरूर होगा। जब हम इसको बढ़ाते हैं, अगर केवल और केवल लंबाई में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। अगर किसी एक भी डायमेंशन में वृद्धि हो गई तो उसका क्या बदलेगा, उसका क्षेत्रफल भी बदलेगा, उसका आयतन भी बदलेगा। क्यों दोस्तों, कि अगर हम देखें तो इसके क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी परिवर्तित होगा, क्षेत्रफल इसमें भी वृद्धि होगी, या तो इसके किसमें हो जाएगा, आयतन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, उसके आयतन वृद्धि हो जाएगी। अब किसी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनमें से किसी भी एक माप में अगर परिवर्तन होता है तो क्षेत्रफल में पक्का परिवर्तन होगा और आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। क्षेत्रफल का जो फार्मूला दोस्तों होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, और आयतन का जो फार्मूला होता है अगर बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों इन दोनों में से
अगर चाहे लंबाई बढ़ जाए चाहे चौड़ाई, दो में से कोई भी एक वैल्यू बढ़ेगी तो तुरंत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलिए दोस्तों। मान लीजिए, समझिएगा, हमने कहा ये एक वस्तु है, एक वस्तु है, ये इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब हमने कहा कि जब हम इसको गर्म किया तो इसकी लंबाई क्या हो गई, 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई, और चौड़ाई कितनी है, 3, तो 3 त्रिका 9 हो गया। बोलिए। और वैसे देखे तो 2 तिहाई 6 था, चौड़ाई कितना था, 6 ही था। अगर यहाँ क्षेत्रफल देखे कितना था, 6, और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो गया, 9। तो किसी भी एक माप में अगर वृद्धि होती है तो उसका लंबाई भी बदलेगा, चौड़ाई, उसका कहते क्षेत्रफल भी बदलेगा, उसका आयतन भी बदलेगा। ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। तो जो फाइनल आपका जो डिफिनेशन बना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी वस्तु को या किसी क्षण को, किसी वस्तु या क्षण को गर्म करने पर उसके लंबाई कामा क्षेत्रफल कामा आयतन में होने वाले या होने वाली आयतन में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। वृद्धि को उस वस्तु का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, प्रसार कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके लंबाई, चौड़ाई या फिर उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन में होने वाले जो परिवर्तन है, वृद्धि है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तो ऊष्मीय प्रसार की बात हो गई। अब हम जो पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रसार, तो वो किस तरीके से हो सकता है? तो हम देखिए, ये हम हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। कैसे क्या कहते हैं, जो प्रसार है, जो ऊष्मीय प्रसार है, हमारे पास क्या होता है, जो पदार्थ की अवस्था है वो कितनी है, 3 मान के चलते हैं। होती तो 4-5 है, लेकिन कितना लेके चलते हैं, केवल और केवल 3। ठोस, द्रव, गैस। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम ठोस का जो प्रसार होता है वो अलग से पढ़ते हैं, और गैस और द्रव का जो प्रसार होता है वो अलग से पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार का जो कैटेगरी है, अगर हम उसको बांटे तो दोस्तों कैसे बांटेगा? अगर हम ऊष्मीय प्रसार का जो कैटेगरी है अगर उसको बांटे तो एक क्या होगा, एक सॉलिड होता है और ये लिक्विड और गैस। तो हम कह सकते हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठोस में ऊष्मीय प्रसार अगर इसकी बात करें, और यहाँ पे द्रव या गैस का ऊष्मीय प्रसार अगर इसकी बात करें, तो दोस्तों जब हम यहाँ पे ठोस में ऊष्मीय प्रसार देखते हैं, जब कोई सी सॉलिड में हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें पहला प्रकार मिलेगा वो है रेखीय प्रसार। क्या मिलेगा? रेखीय प्रसार। इसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें मिलेगा क्षेत्रीय प्रसार। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे सुपरफिशियल कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है। और तीसरा नंबर जो हमें मिलेगा वो आयतन प्रसार मिलेगा, आयतन प्रसार। इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब रेखीय मतलब लंबाई से होगा। ये किससे होगा? ये आपका जो होगा ये आपका लंबाई से होगा।
मतलब किसी वस्तु में को अगर हम गर्म करते तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में प्रसार अगर होगा तो वो दोस्तों कहलाएगा रेखीय प्रसार। इसी का एक अलग नाम होता है अनुदैर्ध्य प्रसार, अनुदैर्ध्य प्रसार भी कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रसार। तो किसी वस्तु को या किसी क्षण को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें केवल लंबाई में होने वाले प्रसार को अगर हम काउंट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार में हम बात करेंगे, क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में प्रसार। मतलब किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं उसके केवल क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार की गणना करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार। और फिर आपका आयतन आएगा, आयतन में प्रसार। अगर आयतन में प्रसार होता है तो दोस्तों हम उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रसार, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे। तो दोस्तों ये आपका किसके बारे में था, ये आपका क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार के बारे में, ये आपका ठोस में ऊष्मीय प्रसार के बारे में था। अब ऐसे दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि ये आपका क्या है, द्रव में ऊष्मीय प्रसार। अगर ये द्रव या गैस की बात करें तो इसमें दो प्रकार का होगा, एक आपका होगा आभासी प्रसार, आभासी प्रसार। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो आभासी प्रसार होगा, आभासी प्रसार, और दूसरा होगा वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार। तो दोस्तों क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे और क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया करिए आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, हमें भी पता चलता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।